आज अजीत कितना खुश था। माँ व बिट्टी ने भी बहुत दिनों बाद घर में हंसी खुशी का माहौल देखा। अजीत ने मेरे पैर छूकर कहा, दीदी, अगर आप 4,000 रुपये का इंतजाम ना करती तो यह नौकरी भी हाथ से निकल जाती। आपका यह उपकार मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। भाई की बातों को सुनकर मुझे कुछ अंदर तक महसूस हुआ। बड़ी हूं ना, खुद को हर हाल में सामान्य रखना है। भाई का गाल स्नेह से थपथपाकर बोली, पगले, बड़ी बहन हमेशा छोटे भाई के प्रति फर्ज का पालन करती है। मैंने कोई एहसान नहीं किया है। वह भावुक हो उठा। दीदी, आपने इस घर के लिए बहुत सी तकलीफ़ें उठाई हैं। पिताजी की मौत के बाद कड़ा संघर्ष किया है आपने। अपने लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं। अब आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरे भीतर कुछ खसकता चला गया। अगर इसे पता लग जाए कि कितना कुछ गंवाने के बाद मैं 4,000 रुपये की रकम हासिल कर सकी हूँ, तो इसकी खुशी पल भर में ही काफूर हो जाएगी। और यह भी पक्की बात है कि उस हालत में यह चोपड़ा का खून कर देने से नहीं हिचकेगा। लेकिन इसे वह सब बताने की ज़रूरत ही क्या है। थोड़ी देर पहले बिट्टी चाय लेकर आई थी, मैंने उसे लौटा दिया। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माँ से झूठ बोला कि उपवास चल रहा है। बिट्टी इस साल इंटर का इम्तिहान दे रही है। वह ज़्यादा भावुक लड़की है। घर परिवार के विचार मेरे दिमाग को घेरे हुए हैं। गुजरा हुआ सब कुछ नए सिरे से याद आ रहा है। 3 साल पहले जब पिताजी बीमारी से लड़ते लड़ते हार गए थे, तब कैसी घुटती हुई थी पीड़ा भरी आवाज़ में कहा था, रेखा बेटी, मौत मेरे बिल्कुल पास खड़ी है। मैं जीते जी तेरे हाथ पीले ना कर सका, मुझे माफ़ कर देना। जिंदगी की राहों में बहुत रोड़े और कांटे मिलेंगे, मगर मुझे यकीन है कि तू घबराएगी नहीं, उनका डटकर मुकाबला करेगी। लेकिन क्या सच में मैं मुकाबला कर सकी? पिताजी की मौत के बाद जब अपनों ने साथ छोड़ दिया, तब केवल एक गोपाल अंकल ही थे जिन्होंने अपनी तमाम घरेलू दिक्कतों के बावजूद हमारी मदद की, हमेशा हिम्मत बढ़ाते रहे, एक बाप की तरह। मैं स्नातक थी। उन्हीं की भागदौड़ और कोशिशों से एक कंपनी में सेक्रेटरी के पद पर मेरी नियुक्ति हो सकी थी। फार्म का अधेड़ मैनेजर चोपड़ा मुझसे हमदर्दी रखने लगा। वह कार में घर आकर माँ से मिलकर हालचाल पूछ लेता। माँ खुश हो जाती। वे सोचती कुछ और हड़बड़ी में मुंह से कुछ और ही निकल जाता। गोपाल अंकल का तबादला आगरा हो गया। इधर अजीत नौकरी के लिए जी जान से कोशिश कर रहा था। वह सुबह घर घर अखबार डालने का काम करता। अजीत ने अनेक जगहों पर जाकर इंटरव्यू दिया, पर नतीजा जीरो ही रहा। कभी कभी वह बेहद मायूस हो जाता। तब मैं यह कहकर उसका हौसला बढ़ाती कि उसे सब्र नहीं खोना चाहिए, कभी ना कभी तो उसे नौकरी जरूर मिलेगी। एक हफ्ता पहले अजीत ने घर आकर बताया था कि किसी फार्म पर एक जगह खाली है, पर वह नौकरी 4,000 रुपये की रिश्वत एक अफसर को देने पर ही मिल सकती है। मेरे बैंक के खाते में महज 9 रुपये पड़े थे। माँ के जेवर पिताजी की बीमारी में ही बिक गए थे। इतनी बड़ी रकम बगैर ब्याज के कोई महाजन देने को तैयार न था। घर में सब पैसे को लेकर चिंता में डूबे थे। चूंकि मैं रुपयों को लेकर तनाव में थी, इसलिए काम में गलतियां भी कर गई। पर चोपड़ा ने डांटा नहीं, बल्कि प्यार से मेरी परेशानी का सबब पूछा। उसकी हमदर्दी पाकर मैंने अपनी समस्या बता दी। उसने मेरी मदद करने का भरोसा दिया। फिर एक दिन चोपड़ा ने मुझे अपने शानदार बंगले में बुलाया और कहा कि उसकी बीवी रीमा मुझसे मिलने को बेताब है। वह मुझे कुछ उपहार देना चाहती है। शाम को 7 बजे के आसपास मैं वहां पहुंची तो बंगला सुनसान पड़ा था। चोपड़ा ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए हंसकर कहा था, रेखा, मेरी बीवी को अचानक एक मीटिंग में जाना पड़ गया। वह तुमसे ना मिल पाने के लिए माफ़ी मांग गई है और तुम्हारे लिए यह लिफाफा दे गई है। मैंने लिफाफा खोला, अंदर 4,000 रुपये थे। मैं चकराकर रह गई थी। मैं हकलाकर बोली, सर, ये रुपए उन्हीं ने। तब चोपड़ा के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। उस धूर्त ने झट से दरवाजे की सिटकनी लगा दी और मुझे घूरता हुआ बोला, इन्हें रख लो। रेखा, तुम्हें इन रुपयों की सख्त ज़रूरत है और मैं ये रुपए तुम पर मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ। यह तो एक हाथ लेकर दूसरे हाथ देने का मामला है। तुम नादानी मत करना, अपने आप को खुशी खुशी मेरे हवाले कर दो। 1 घंटे बाद मैं वहाँ से अपना सब कुछ गंवाकर निकली और लड़खड़ाते कदमों से नदी के पुल पर जा पहुँची थी। मुझे खुद से नफरत हो गई थी। मैं जान देने को तैयार थी।
मुझे अपनी ज़िंदगी बोझ सी लग रही थी, ऊपर से नीचे तक मैं पसीने में डूबी थी। लेकिन उसी समय दिमाग में अजीत, बिट्टी और सूनी मांग वाली माँ के चेहरे घूमने लगे थे। मैं सोचने लगी मेरी मौत के बाद उनका क्या होगा। मैंने खुद को संभाला और घर लौट आई। अजीत को रुपए देकर मैं तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर लेट गई। यह तो क्या सोचे जा रही है बेटी? अचानक माँ की अपनापन लिए प्यार भरी आवाज़ सुनकर मेरे सोचने का सिलसिला टूट गया। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। माँ ने मेरा सिर छाती में छिपाकर चूम लिया। मुझे एक अजीब तरह का सुकून मिला। अचानक माँ ने भरी हुई आवाज़ में कहा, मेरी बच्ची चल उठ और खाना खा ले। हिम्मत से काम ले, हौसला रख, अपने पिता की नसीहत याद कर। निराश होने से काम नहीं चलता बेटी। तू नाखुश व भूखी रहेगी तो अजीत और बिट्टी भला किस तरह से खुश रहेंगे। समझदारी से काम ले, जो बीत गया उसे भूल जा। मेरे कांपते होठों से निकला, माँ तू मेरी बेटी नहीं बेटा है। माँ ने इतना कहा तो मैं उनसे लिपट गई। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्या मेरी माँ की अनकही पीड़ा जान गई हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।